क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था रही है बहुत ज़्यादा हमने देखा है वैश्विक स्तर पर मजबूत होती हुई नज़र आई है, और भारत का भी कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आया। लेकिन जब ये ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला अभी भी चल रहा है, ये मिशन शुरू हुआ, उसके बाद एक पर्सपेक्टिव अगर हम बोलें भारत के लिए इंटरनेशनली लेवल पर किस तरीके का नज़र आया? इसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, कुछ हमारी एक आदत है कि हमारे को थोड़ी सी सफलता मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें सफलता मिल गई है। अगर कहीं हमारा नुकसान होता है तो हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। हमें थोड़ा सा अपने जो इस मामले में जो हमारी भावनाएं हैं उनको काबू में रखना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि हम अभी से देखना शुरू कर रहे हैं कि भारत आर्थिक तौर पर एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है, भारत का वर्चस्व आगे बढ़ रहा है, तो उसमें भारत की छवि बढ़ रही है। देखिए, मैं इस मामले में कंपैरिजन करना चाहूँगा भारत का और चीन का। चीन ने 1975 के बाद से और ख़ास तौर पर 1990 के बाद से उनकी आर्थिक डेवलपमेंट शुरू हुई है। लेकिन आप ये देखेंगे कि चीन की जो आर्थिक ग्रोथ थी 10% रही 1990s में, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े, और जिस तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं उनको कैचअप करना बहुत मुश्किल है अभी तो खैर। लेकिन सीधी बात यह है कि उन्होंने कहीं ये नहीं दिखाया कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो हम ये हो गए। ताकत को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ठहराव चाहिए, ताकत लेने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, हम आर्थिक तौर पर ग्रो कर रहे हैं। आर्थिक तौर पर हम जो है 5वीं से अगर पीपीपी मॉडल पर देखें तो चौथी शक्ति बन चुके हैं। हम इंग्लैंड से आगे जापान से आगे पहुँच गए हैं तो चौथा बन गए हैं अभी। तो इसके बाद में तीसरी बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन तीसरी बनने के बाद में दूसरी और पहली बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? जो पहली और दूसरी है, हमें देखना है कि हम जो पहली और दूसरी ताकत है उनसे बराबरी कम कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें शक्तिशाली देश बनना है और हमें ऐसी स्थिति में आना है कि हम जो अगर कहें कि हमारे हित में ये है, तो कोई भी देश उसको नकारने से पहले 10 बार सोचे कि ये भारत की तरफ से बात आई है तो हम इसको मना नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में आने के लिए हमको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी आगे जाना है, आर्थिक रूप से काफ़ी शक्तिशाली बनना है। खाली मिलिट्री रूप से हमको शक्तिशाली, वो तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी पावरफुल हैं। पॉलिटिकली हमारा काफ़ी इसमें हम देख सकते हैं काफ़ी इन्फ्लुएंस से ज़्यादा है। लेकिन आर्थिक रूप से जहाँ पर हमको होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हमें तीसरा नंबर देखने के बजाय दूसरा या पहला देखना चाहिए। उसको जाने के लिए अभी कम से कम 30-40 साल लगेंगे। तो जब तक ये 30-40 साल नहीं पूरे होते, हम वहाँ नहीं पहुँचते हैं। हमें शांति से अपना काम करना चाहिए। शांति से काम करके हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ तुम हमारे पीछे हो, ये है। हमारे लिए सारे देश जरूरी हैं, मार्केट भी हैं। तो शांति से अपना काम करते रहें, ताकतवर बनते रहें, आर्थिक शक्ति को बढ़ाते रहें, और जब हम देखें कि हाँ हम वाकई में उस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि जहां हमारी बातों को मना नहीं कर सकता है, उस सब में रहे हैं हम। सर, पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ, जब टैरिफ का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा हुआ था जी, जब हमने देखा चीन और अमेरिका में अनबन शुरू हुई, ट्रेड वॉर शुरू हुआ, टैरिफ लगातार लगाया जा रहा था। इसी बीच ऐसी संभावनाएं बन रही थी कि भारत की तरफ जो अमेरिका का व्यापार है, यानी कि अगर हम बोले हमारा एक्सपोर्ट और उनका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भारत से। यहाँ पर लग रहा था चीन भी भारत की तरफ आएगा। उस समय पर इस तरीके की घटना हो, उसको किस तरीके से? नहीं, मैं नहीं समझता कि जो पहलगाम में हुआ और जो आप बोल रहे हैं कि चीन से टैरिफ वो शुरू हुई या भारत से टैरिफ की बात शुरू हुई, व्यापारिक समझौते की बात शुरू हुई, तो उसमें कोई रिलेशनशिप हो या नहीं, तो मैं इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं समझता हूँ। पहलगाम की घटना सीधी साफ एक पाकिस्तान की तरफ से एक हमारे ऊपर हमला था। एक हमारी जो कोशिश थी कि हम जहाँ जाना चाह रहे हैं जाएं, आर्थिक समृद्धि की लिहाज से। जम्मू एंड कश्मीर में हम
टूरिस्टिकली डेवलप करने का सोच रहे थे। ये साफ साफ पाकिस्तान का हमला था कि भारत में शांति बरकरार नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर शांति हो जाए, व्यापार बढ़े, टूरिज्म बढ़े और लोग बागों को झुकाव जो है फिर भारत की तरफ और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये वो एक तरीका था, अटेम्प्ट थी। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक शांति भंग करने की थी कि भारत में इतनी शांति, क्योंकि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से डेवलपमेंट होने लग गई थी, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ने लग गए थे, लोग आ रहे थे, पर्यटक बढ़ रहे थे और डेवलप हो रहा था। और क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके यानी कि ये डर था पाकिस्तान को कि कहीं पीओके चला जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वहाँ के लोगों की अगर हम बात करें तो देखिए पाकिस्तान के मन में, पाकिस्तानी आर्मी के मन में जो पाकिस्तान के जो आका हैं, जो जिनके हाथ में डिसीजन लेने की ताकत है, उनके मन में ये एक कश्मीर का, मैं खौफ नहीं कहूँगा, लेकिन कश्मीर के बारे में उनके मन में जो ये डर है या असंतुलन है, क्या लफ्ज़ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ये हमेशा बना रहेगा। देखिए एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को अगर खाली कश्मीर की दृष्टि से देखेंगे तो पूरा आकलन नहीं कर पाएंगे आप। कश्मीर खाली एक सिम्टम है। कश्मीर वो सिम्टम है जो शुरू हुआ 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दो कारण थे मेन। आप किताब उठा के पढ़ लीजिए, जिन्ना ने भी लिखा है। दो कारण थे। एक तो जो हॉस्टिलिटी है कि धर्म की लिहाज से इस्लाम, हिंदू, वो और एक चीज़ आप देखिएगा कि अगर पढ़ेंगी उस टाइम पर सावरकर की किताब को पढ़ लीजिए, सबको पढ़ लीजिए आप, वो खाली जो हिंदू मुसलमान का था वो खाली जिन्ना की तरफ से शुरू नहीं हुआ था। कुछ संगठन हमारी तरफ से भी ऐसे थे जिन्होंने भी ये हिंदू और मुसलमान की बात करी थी जी। तो जिन्ना ने जब हिंदू मुसलमान की बात लेकर के, एक तो ये, दूसरा 1857 में जब हमारी स्वतंत्रता की पहली वॉर हुई, उस टाइम पर किसने लीड किया था? बहादुर शाह जफर ने। जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म यहाँ पे शुरू हुआ तो लास्ट सल्तनत, लास्ट एम्परर कौन था? बहादुर शाह जफर। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि जो ताकत गई है वो मुगल्स के हाथ से ताकत निकल कर ब्रिटिश के हाथ में गई है, तो वापस हमारे ही हाथ में आनी चाहिए। तो जब ये विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, उसमें ये दोनों चीज़ें शामिल थी। आप ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग जिसने फ्रंट में लीड किया विभाजन के लिए, पंजाब में उसका सपोर्ट बहुत कम था। मुस्लिम लीग बेसिकली अलीगढ़ यूपी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ इकोनॉमिकली जो वीकर कम्युनिटीज़ थी, जहाँ पर ये जमींदार थे, काश्तकार थे, लेकिन इकोनॉमिकली जहाँ पर सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं थे, वहाँ पर मुस्लिम लीग का असर ज़्यादा था। पंजाब में मुस्लिम लीग को कोई पूछता नहीं था। लाहौर डिक्लेरेशन देख, लाहौर की बात कर लीजिए, जब कांग्रेस का वहाँ पर अधिवेशन हुआ, किसी ने बात नहीं करी थी उसके बारे में कि मुसलमानों का एक अलग से देश होना चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फ़ायदा उठाया, एक तो कि उन्होंने बढ़ावा दिया कि ताकत जो है मुसलमानों के हाथ में वापस आनी चाहिए, और एक ही हिंदू मुसलमान अलग अलग नेशनलिटीज़ हैं, अलग अलग नेशन हैं, तो उन्होंने उसको देखा ही। तो उसके बाद से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके मन में धीरे धीरे करके ये भावना घर कर गई है कि हम को भारत से ऊपर होना है। शुरू में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, तो पाकिस्तान भारत से ऊपर रहा भी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 1978-79 तक भी पाकिस्तान की पर कैपिटल जीडीपी भारत से ऊपर थी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही थी ये। उसके बाद में जब हमारी बढ़त शुरू हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान को ये लगा कि हिंदुस्तान तो और भी आगे बढ़ रहा है हमसे भी, इकोनॉमिकली भी, वैसे भी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पूछेगी। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके मन में जो ये भावना है कि हिंदुस्तान को नीचा दिखाना है, और उस हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के सबब से वो जो भी कर सकते हैं वो करेंगे।
उसमें चाहे न्यूक्लियर पावर को यूज़ करना हो, चाहे आतंकवाद को काम में लेना हो, या पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देना हो, खालिस्तान की बात करनी हो या कश्मीर की बात करनी हो, जो भी मुद्दा उनके हाथ में आएगा, या फिर अगर उनको बांग्लादेश को भी काम में लेना हो तो वो भी काम में लेंगे। वो उनका मकसद खाली ये है कि भारत को नीचा दिखाना है। भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान का जो स्तर है वो नीचे जाता रहा। जी बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए ऐसा है कि क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक हालात सबके सामने हैं, कितना कर्ज है पाकिस्तान पर ये भी सभी के सामने है। चीन सपोर्ट करता है क्योंकि चीन ने इतना कर्ज दे रखा है, और ये पाकिस्तान समझने के पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ ये नज़र आता है कि उसको भारत को नीचा दिखाना है बस। जी देखिए ऐसा है कि ये बात सही है कि पाकिस्तान आर्थिक स्थिति काफ़ी नीचे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब ये एक कंपटीशन की, कंटेस्ट की जो फीलिंग्स आ जाती हैं कि हम भारत से कंटेस्ट में हैं, जैसे हमारे मन में आप देखिए, मैंने शुरू में कहा कि हमें अपने आप को चीन से कंपेयर करना है, पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि चीन की इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है ये। और जब मैं 1988 में जब चाइना गया था तो उस टाइम पर चाइना की पर कैपिटा जीडीपी हमसे कम थी, और धीरे धीरे करके देखिए कि उनकी जीडीपी कहाँ जा रही है ये। तो हमारे मन में जो कंपटीशन है वो चाइना से होगा, बिल्कुल। पाकिस्तान को जो कंटेस्ट है वो इंडिया से है। फर्क इतना है कि जब हम अपने मन में कंपटीशन की भावना लाते हैं चाइना से, तो हम एक तरह से अपने आप को ऊपर उठा करके बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान वो चाहता है कि इंडिया को गिरा करके हम उसके बराबर हो जाएं। तो ये कंपटीशन, रिवैलरी पाकिस्तान के मन में चलती रहेगी। उसके दो ही रास्ते हैं कि या तो हम नीचे गिर जाएं या पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो जाए किसी न किसी तरह से, ताकि ये ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी वाली बात है ये। जब तक ये पाकिस्तान ख़त्म नहीं होता है और जब तक पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर इस पोजीशन में है कि पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएगी, ये परेशानी हमारे सर पर बनी रहेगी। सर, क्या इस ऑपरेशन से भारत का दबदबा बढ़ा है इंटरनेशनली लेवल पर? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने ऐसी स्थिति, इस तरीके का ऑपरेशन नहीं देखा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन इस ऑपरेशन को लोगों ने एक अलग ही नज़रिए से देखा, क्योंकि इसमें भारत की ताकत नजर आई, भारत का जो प्रदर्शन रहा, सैन्य प्रदर्शन रहा, सैन्य शक्ति नजर आई। और इसमें जो खास बात रही, अमेरिका का F-16 फाइटर जेट, उसके बाद JF-17, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी JK-17, माफ कीजिएगा, हाँ, इसके अलावा S-400 डिफेंस सिस्टम। क्योंकि अभी तक हमने क्या था, हम ये देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा बजट डिफेंस के लिए निकाला जा रहा है, जो हमारी सैन्य शक्ति है वो बढ़ाई जा रही है। इस दौरान हमने परफॉर्मेंस देखी। देखिए ऐसा है कि किसी हद तक विश्व को ये तो मालूम हो गया है कि मिलिटरीली हिंदुस्तान में शक्ति है। टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली हमें शक्ति है और हमको दबाना इतना आसान नहीं है, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे देश को। इसके साथ इससे पहले आप याद कीजिए कि लद्दाख में भी चाइना ने काफ़ी कोशिश कर ली, काफ़ी वहाँ पर स्कर्मिशेस हुई, लेकिन फिर भी हालांकि कहीं आगे कहीं पीछे चलता रहा वो, लेकिन हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी देख करके चाइना को भी ये जाहिर हो गया है कि भारत को मिलिटरीली दबाना बहुत मुश्किल है। अगर चाइना समझता कि मिलिटरीली हमको दबा सकते हैं, वो पीछे नहीं हटती, वो हमसे बात नहीं करते कि हाँ हमको जो है अब ये जो एरियाज हैं जहाँ पर ये हुआ था उनके बारे में दोबारा बातचीत करके सेटल किया जाए, वो बातचीत नहीं करते हमसे ये। तो इतना तो ज़रूर है कि विश्व को, अमेरिका को भी ये जाहिर हो गया है कि मिलिटरीली अगर कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स भारत को देना होगा तो भारत देगा और अच्छा रिस्पॉन्स देगा ये। तो इससे मेरे को एक उम्मीद ये तो है कि मिलिटरीली हमारे ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचेगा, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मिलिट्री एक्शन एक अलग चीज़ है और इसके अलावा बाकी सारे और तरीके हैं भारत को अटैक करने के लिए या भारत को परेशान करने के लिए, और आतंकवाद उसमें सबसे बढ़िया तरीका है।